दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर एलएमआरसी का है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है और 16 मार्च 2016 का ये पेपर है। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का पेपर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी 17 अप्रैल को पेपर होना है, तो आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके ज़रूर जाएं। और दोस्तों इसमें ट्रेड थ्योरी से संबंधित 75 क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चन को हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। आप लास्ट तक सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे इसे शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि दिखाया गया चित्र किसका है। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर है, कन्फर्म हो गया। ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा। अब तीर का निशान की दिशा देखिए बाहर की तरफ है। जब बाहर की तरफ होता है तो वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। यानी तीर के निशान की दिशा बाहर तो एन बाहर, तीर के निशान की दिशा अंदर तो एन अंदर, यानी पी में तीर के निशान की दिशा अंदर की ओर होती। एमीटर, बेस, कलेक्टर, सिरे तो ट्रांजिस्टर के देखते ही पता लग गया था। अगला हमारा सवाल है कि फॉर्म फैक्टर जो है वो किसका अनुपात होता है साइन वेव में। हम सभी जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर जो है वो आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम कर दी कि सीधा सीधा नहीं दिया, ना तो आरएमएस मान सीधा दिया ना औसत मान। तो देखो आरएमएस मान निकलता है कि मैक्सिमम वैल्यू को यदि हम 0.707 से मल्टीप्लाई करें, यानी 0.0707 इंटू मैक्सिमम, और यदि हम मैक्सिमम को 0.637 से मल्टीप्लाई करें तो वो औसत मान हो जाता है। तो अपना यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू बटे 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, यानी आरएमएस और औसत डायरेक्ट नहीं दिया था, अलग अलग दे रखा था, लेकिन इजी है, आप समझ सकते हो। अगला सवाल है कि एक ओसिलेटर में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। तो 1/2 पाई अंडरूट एल सी इसका फॉर्मूला होता है ना। 1/2 पाई अंडरूट एल सी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र है, और ओसिलेटर जो है वो इसी पर ओसिलेट करता है। शंट मोटर का दोस्तों उपयोग पूछा, तो देखो क्रेन, होइस्ट और ट्रेन जो है ना, इनमें तो होती है सीरीज मोटर, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है, और मशीन टूल जो है इसमें अपने शंट मोटर काम में लेते हैं। अगला सवाल, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगी यदि उसको चलाया जाए। देखो दोस्तों, इंडक्शन मोटर में हमेशा स्लिप होती है, रोटर गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है, यानी चाहे उसको नो लोड पर चलाओ, चाहे कम लोड पर चलाओ, चाहे फुल लोड पर चलाओ। यदि हम उसको नो लोड पर चलाएंगे तब 1% के आसपास स्लिप होगी, पूर्ण भार पर चलाएंगे तो 2 से 5% स्लिप होगी, कम लोड पर चलाएंगे तो स्लिप थोड़ी सी और कम हो जाएगी, 1 से 2 के बीच में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस गति पे चले। तो ये जो इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड होता है ना, इसमें सिंक्रोनस गति पर चलती है। इसमें रोटर में अलग से ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं हम बाहर से। सी उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि अर्थिंग के लिए कलर कौन सा है। तो अर्थ के लिए हरा रंग होता है, हम सभी जानते हैं। ब्लैक जो है ये न्यूट्रल का है, और रेड, येलो, ब्लू ये जो अपने फेज का कलर होता है। अगला सवाल है कि कॉइल को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसको कॉइल कनेक्शन ही बोला जाता है। कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ हम कॉइल को कनेक्ट करते हैं ना, तो ये कॉइल कनेक्शन के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, डीसी मशीनों का बाहरी भाग योक यानी बॉडी कहलाती है। कम क्षमता की मशीन में ये किसकी होती है। तो कास्ट आयरन की होती है। अगर बड़ी क्षमता की है तो कास्ट स्टील की होगी, छोटे में कास्ट आयरन की होती है। अगला सवाल, यदि एक डीसी में सप्लाई के टर्मिनल आपस में बदल दे तो मोटर का क्या होगा। तो मोटर के घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घूमने की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, मोटर उसी दिशा में घूमती रहेगी, क्योंकि सप्लाई के सिरे बदलने से फील्ड और आर्मेचर दोनों में धारा की दिशा एक साथ बदल जाती है। अगला सवाल है कि एक ट्रांजिस्टर में जीरो सिग्नल पोजीशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जीरो सिग्नल कंडीशन का मतलब होता है कि यदि आपने इनपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं दिया ना, तब भी कलेक्टर में एक धारा प्रवाहित होती रहती है। इसको बोलते हैं जीरो सिग्नल। इसका मतलब होता है कि सिग्नल वोल्टेज का मान कितना है, जीरो है, यानी हमने सिग्नल में कुछ नहीं दिया। हालांकि इस समय कलेक्टर करंट चलती रहती है, और उसका कारण मानते हैं बैटरी के कारण। जो बाइसिंग हमने दी थी ना डीसी सप्लाई से, उस डीसी सप्लाई बाइसिंग वाले सिस्टम से वो
कुछ धारा प्रवाहित उसमें होती रहती है। अगला सवाल है, आर्मेचर चालकों की संख्या 84 और पोल की संख्या 6 है, तो पोल पिच का मान बताइए। तो चालकों की संख्या बटे पोल की संख्या होता है, उत्तर आ जाएगा 14 जो है वो पोल पिच का मान होगा। अगला सवाल है, इंडक्शन मोटर में यदि स्लिप आदि हो जाती है तो रोटर रिएक्टेंस का क्या होगा। दोस्तों स्लिप जो है वो रोटर रेजिस्टेंस बटे रोटर रिएक्टेंस होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर अपन x2 कैलकुलेट करेंगे तो R2 बटे एस हो जाएगा। जब स्लिप 1/2 होगी तो रिएक्टेंस दोगुना हो जाएगा, यानी स्लिप और रिएक्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती माने जाते हैं। अगला सवाल है, विद्युत कार्य के लिए निम्न में कौन सा कुचालक नहीं है। तो नर्म लोहा कुचालक नहीं है, जबकि अब्रक, बेकेलाइट और एबोनाइट तीनों की तीनों अचालक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्टरनेटर का ईएमएफ बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, फील्ड फ्लक्स को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि जो प्रेरित ईएमएफ है फ्लक्स के समानुपाती होता है। बाकी आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आप ऑप्शन से ही लग रहा है, फील्ड को नियंत्रित करेंगे और फ्लक्स को यदि बढ़ाएंगे तो जनरेटेड ईएमएफ में वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल है कि एक 4 पोल की जो डीसी मशीन है उसमें चारों पोल कैसे होते हैं। तो अल्टरनेट पोल जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ होते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है संगत, संगत यानी पास पास के, यानी पहले एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही कौन सा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के टर्न जो है वो प्राइमरी के टर्न से अधिक होते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में बराबर होते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसमें प्राइमरी के टर्न अधिक होते हैं। अगला सवाल पूछा है कि सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल जो कैसा होता है। टाइम बेस्ड सिग्नल जो होता है वो दोस्तों समय के साथ वर्धित होते हैं और इसको बोलते हैं साटूथ सिग्नल। सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसमें टाइम बेस्ड सिग्नल जो होते हैं वो साटूथ प्रकार के सिग्नल होते हैं। अगला सवाल है कि कम पोटेंशियल पर पावर जनरेशन के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए ये सारे के सारे वितरण प्रणाली के हैं, जबकि सवाल पूछ रहा है शक्ति उत्पादन विधि का। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि उत्पादन के लिए सवाल पूछ रहा है तो ऑप्शन ये देना चाहिए जैसे हाइडल हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, इस तरह से। तो कम पोटेंशियल के लिए हम जब उपयोग में लेते हैं तो वो अपना हाइडल होता है, जल विद्युत उत्पादन जो होता है उसको अपन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 5 HP तक की जो डीसी मोटर होती है सामान्यतः उसमें कितने हैं। तो 2 पोल होते हैं, ध्यान रखना। छोटी मोटरों में सीधे सटीक बात है, और ये क्वेश्चन तो मैंने पहले करवाया हुआ भी है आपको। 5 HP तक की जितनी भी छोटी मोटरें हैं उनमें 2 पोल होते हैं। अगला सवाल है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की सीमा निम्न में से कौन सी है। देखो एक तो इसकी बड़ी विशेषता है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नियत देता है, लेकिन दूसरी ये भी है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला ही है, तो केवल उच्च फ्रीक्वेंसी पर ही इसका उपयोग कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो नहीं सकती। तो लो फ्रीक्वेंसी पर जब इसका उपयोग करना हो तो अपन नहीं कर सकते। तो इसकी जो कमी है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल है कि पावर ट्रांजिस्टर के बारे में गलत कथन कौन सा है। देखिए एक पावर ट्रांजिस्टर जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में और 10 वाट से अधिक जब ज़रूरत होती है तो अपन इसका उपयोग करते हैं। तो यदि हम बात करें इसके गलत कथन के बारे में तो संरचना जो है वो बिल्कुल में अपने सामान्य ट्रांजिस्टर जैसी होती है, वही एमीटर बेस कलेक्टर सिरे होते हैं, लेकिन स्विचिंग स्पीड इसकी तेज़ होती है। स्विच की भांति भी अपन इसको ऑपरेट करा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं आएगा, यानी तीनों इसके बारे में सही है, गलत कथन कोई भी नहीं है। BIS का पूरा नाम सभी जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और ये भी सिंपल सा ही है कि धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद और पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है। तो उसको सर्किट बोलते हैं, यानी अपने उसको परिपथ बोलते हैं। अगला सवाल है कि बाइनरी संख्या 111 और 101 को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो 111 जो है वो 7 का होता है और 101 जो है वो 5 का होता है, यानी इसको पहले मल्टीप्लाई आप दशमलव संख्या के रूप में कर लो। कितना आया 35। अब इस 35 को वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 2 का भाग दे करके कन्वर्ट करना। तो जब अपन 35 में 2 का भाग देंगे तो सबसे पहले एक शेषफल आएगा, फिर एक शेषफल आएगा और उसके बाद में 0 आएगा। और ये अपन हमेशा उल्टा लिखते हैं, यानी ये लास्ट के 3 डिजिट हो गए 110 और लास्ट के 3 110 अगर आप देखते हैं तो वो 2 नंबर में होगा। फिर भी आप डिटेल से चाहें तो कर सकते हैं, 2 से भाग करना है, शेषफल को साइड में लिखते जाना और फिर लास्ट से यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ उल्टे क्रम में लिखना तो सही उत्तर आ जाएगा। वैसे बी उत्तर इसका सही रहेगा, मिलान जरूर कर लेना। और आगे सवाल पूछा कि एम्पलीफायर में सबसे महंगी कपलिंग कौन सी है। तो सबसे महंगी कपलिंग ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है। सबसे सस्ती कपलिंग अगर होती तो वो है डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट में मतलब 2 ट्रांजिस्टर को ही आपस में जोड़ दिया एक दूसरे के साथ,
यानी एक की कलेक्टर जो है वो अगले के बेस के इनपुट में डाल दी सीधी, इसमें कुछ नहीं लगाया। और इसमें बीच में देखो ट्रांसफार्मर लगाया, तो ट्रांसफार्मर महंगा होगा ना बाकी सभी से, तो ट्रांसफार्मर कपलिंग सबसे महंगी होती है। अगला सवाल है कि डीसी जनरेटर में ब्रशों का तनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम ब्रशों पर तनाव ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, कम्यूटेटर की सतह जो है वो गर्म होगी और घिस जाएगी। सिंपल सा है, कम्यूटेटर गर्म होगा, सतह घिसने लग जाएगी। और अगला सवाल है कि डीसी मोटर में यदि बैक ईएमएफ अपसेंट हो जाए तो मोटर उसी समय जल जाएगी, क्योंकि बैक ईएमएफ जीरो होने का मतलब है आर्मेचर को पूरी की पूरी वोल्टेज मिलना। हम सभी जानते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब पूरी नेट वोल्टेज उसको मिलेगी तो आर्मेचर में बहुत हाई करंट चलेगा और आर्मेचर जल जाएगा। अगला है कि स्विच कहाँ लगाएंगे, तो बड़ा सिंपल है, स्विच हमेशा फेज पर लगता है, न्यूट्रल पर हम लिंक लगाते हैं। लिंक एक लोहे की मोटी पत्ती के जैसा होता है। यूजीटी में टर्मिनल पूछें तो 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस 1 और बेस 2। बस इतना सा ध्यान रखना कि इसमें कलेक्टर नाम का सिरा नहीं होता है। और जंक्शन यदि पूछ ले तो ध्यान रखना एक जंक्शन होता है, क्योंकि पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी डीसी स्पीड कंट्रोल की प्रक्रिया नहीं है। डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल हम किससे नहीं करते हैं, देखो फील्ड को डाइवर्ट करके करते हैं, सीरीज पैरेलल विधि से भी करते हैं, फील्ड को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं है यहाँ पर। हालांकि जो वार्ड लियोनार्ड विधि है ना, उसमें वोल्टेज ही कंट्रोल होता है एक तरह से, तो वैसे तो सारी विधियाँ सही है। अब इन्होंने कोई नाम तो दिया नहीं कि किस पर्टिकुलर मोटर का पूछा है, तो सेपरेटली एक्साइटेड जो है उसमें वार्ड लियोनार्ड से यदि बात करें तो उसमें वोल्टेज कंट्रोल भी है। तो इस वैसे तो सारी विधियां हैं, लेकिन यदि अपन बात करें फैन रेगुलेटर में जैसे करते हैं, एसी में पंखे की तो वो वोल्टेज कंट्रोल करके ही करते हैं। इंडक्शन मोटरों में भी वोल्टेज कंट्रोल करके कर लेते हैं, तो डीसी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार मैं बी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो है वो गति नियंत्रण की विधि नहीं हो सकती। अगला सवाल है कि क्लास बी प्रकार का जो पावर एम्पलीफायर है उसकी दक्षता अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है, तो 78.5% है भाई। ठीक है, 50 से 78.5% दक्षता होती है, तो इसने मैक्सिमम पूछा है, इसलिए ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल है कि यदि कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर लगाया जा रहा है तो वो लेप वाइंडिंग कहलाएगी। एक एक पोल पिच की दूरी के हिसाब से लगाएंगे तो ये समांतर परिपथ बनाएगी। समांतर परिपथ जो है वो लेप वाइंडिंग में होता है। अगला सवाल है कि वह युक्ति जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के गुण पाए जाते हैं। थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के हैं तो उसको बोलते हैं जीटीओ, पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑन स्विच। ठीक है, विद्युतीय युक्ति पूछा है ना, वैसे भी ध्यान रखो ये तीनों तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकती। विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पूछा है तो जीटीओ होता है, गेट टर्न ऑन के जैसा होता है ये। अगला सवाल है कि आर्क वेल्डिंग में उपयोग होने वाला जनरेटर कौन सा है। देखो आर्क वेल्डिंग में होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, सीधा सीधा ऑप्शन नहीं दिया, फिर भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड तो कर नहीं सकते, सीरीज शंट होगा नहीं, तो डीसी कंपाउंड कर देंगे। वैसे तो पूरा पूरा ऑप्शन होना चाहिए था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, लेकिन नहीं दिया, तो भी बाकी ऑप्शन को यदि अपन देखें तो अपने को क्या करना है, ए ऑप्शन के साथ जाना है, डीसी कंपाउंड जनरेटर करेंगे। अगला सवाल है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स कौन सा नहीं है। प्राकृतिक गैस नहीं है गैर परंपरागत, बाकी सारे देखो जल, सौर, पवन तीनों है। ठीक है, तो ये नेचुरल गैस वाला जो है ये परंपरागत में आता है, जैसे कोयला हो गया, परमाणु हो गया, तेल, प्राकृतिक गैस। अगला सवाल है कि कोई मोटर डीसी की मोटर है, हम उसके किस भाग को देखकर ये पता कर सकते हैं। हम उसके कम्यूटेटर को देखने से पता कर सकते हैं। देखो स्टेटर तो एसी डीसी दोनों का बाहर से कोई पता नहीं लग सकता, फ्रेम और शाफ्ट से भी पता नहीं लग सकता। हाँ, कम्यूटेटर लगा हुआ है, ब्रूस लगे हुए हैं, तो पता लग जाएगा ये डीसी की मोटर है। अगला सवाल है कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। देखो या तो फ्लिप होगा या फ्लॉप होगा, मतलब या तो आउटपुट देगा या नहीं देगा, यस और नो। तो ये क्या है कि 2 बिट वाला स्टोरेज सेल होता है एक तरह से, जो 2 बिट के स्टोरेज के अकॉर्डिंग क्या करता है, या तो आउटपुट देता है या आउटपुट नहीं देता है। अगला सवाल है कि स्टेटर की संरचना कैसी होती है। तो स्टेटर जो है ये अपना रिंग टाइप में होता है, वलयाकार में होता है। ये बेलनाकार नहीं दिया इसने, बेलनाकार आकृति भी आप कर सकते थे। वैसे भी देखो आयताकार नहीं होता, वर्गाकार नहीं होता और त्रिभुजाकार नहीं होता, तो फिर बचा क्या, वलयाकार बोलते हैं रिंग टाइप को, रिंग यानी वलय, तो रिंग टाइप कर देंगे। अगला सवाल है कि जब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया तो रोटर की फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान इकाई होता है और रोटर फ्रिक्वेंसी जो है वो स्लिप इनटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखो ओम का नियम किस में उपयोग किया जा सकता है। देखो रेक्टिफायर में नहीं लगेगा,
गैस डिस्चार्ज लैंप में नहीं लगेगा, वैक्यूम ट्यूब में नहीं लगेगा, तो ऑप्शन क्या बचा, इंटीग्रेटेड सर्किट बच गया भाई। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। हालांकि इंटीग्रेटेड सर्किट को भी यदि शॉर्ट में देखें ना तो वो आईसी बोलते हैं, तो आईसी भी तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी नहीं होता एक तरह से तो, बट ऑप्शन नहीं है तो फिर अपने को बी ऑप्शन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल है कि जब मोटर, सॉरी ये दोनों रिपीट हो गए सवाल। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में एडी करंट हानि कम करने के लिए कोर को कैसे बनाया जाएगा। कोर को लेमिनेट बनाते हैं भाई, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल ही गलत है ये, क्योंकि कोर की धातु का जो सवाल आता है ना वो तो स्ट्रेसिस लॉस के लिए होता है भाई। हम कोर सॉफ्ट आयरन की लेंगे कि माइल्ड स्टील की लेंगे, इससे तो स्ट्रेसिस हानि डिसाइड होगा। एडी करंट हानि तो इस बात से निर्धारित किया जाएगा कि जो कोर है वो लेमिनेटेड है कि हार्ड बनाई है हमने। अगला सवाल है कि स्विच गियर का कौन सा गुण नहीं है। देखो स्विच गियर ऑटो कंट्रोल करता है, पूर्ण स्टेबिलिटी होती है, फास्ट एक्सेस होता है। फास्ट एक्सेस का मतलब है कोई फॉल्ट आता है तो तुरंत वो ट्रिप करा देता है, फ्यूज उड़ जाएगा या ओवरलोड रिले आ जाएगी। उपकरणों के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं करता है वो कि उपकरण को ज़रूरत क्या है भाई, मान लो मोटर में बेरिंग की ज़रूरत पड़ गई, ग्रीस की ज़रूरत पड़ गई तो स्विच गियर नहीं डालेगा, वो तो पैनल है एक तरह का। तो डी उत्तर आएगा, उपकरणों के लिए मैनेजमेंट। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। दोस्तों ये तो एक स्टैंडर्ड आंकड़ा है, आप सभी याद रखें, 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। ठीक है, और अगला सवाल है कि CO2 का उपयोग कहाँ करते हैं। भाई ये कन्फ्यूजन है, इसमें सटीक कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, स्पष्टतः आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको नेट पर मिल जाएगा। इनको अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, इनको अपन एक तो यूज कर सकते हैं लिक्विड पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जो है वो बी में आता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल वाले, वैद्युतिक परिपथों में उपयोग में ले सकते हैं। अब वैद्युतिक सर्किट जो है ना वो कुछ जगह सी में डाल रखा है और कुछ जगह कैटेगरी ई डाल रखा है, यानी बी और सी इसका उत्तर आएगा या बी और ई आएगा। तो ऐसा एक ऑप्शन एग्जैक्ट कहीं नहीं है। देखो मेटल के लिए साफ मना किया हुआ है और कपड़ा लकड़ी इनमें स्पष्ट मना किया हुआ है, तो फिर ए और डी तो आ नहीं सकता, बी और सी में ही लगेगी। बी सी का एक साथ ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में डाउट है। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर को किसके रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज ए डायोड काम में ले सकते हैं, एज ए एम्पलीफायर काम में ले सकते हैं, एज ए रेक्टिफायर काम में ले सकते हैं, एक कैपेसिटर की तरह इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता भाई, सिंपल सा ही है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। ये रेजिस्टर नहीं है, इंसुलेटर ही है भाई, प्रतिरोधक नहीं लिखा हुआ, इंसुलेटरों को प्रतिरोधक ही लिखते हैं हिंदी में एक तरह से। तो सस्पेंशन टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं उनकी डिस्क जो होती है वो सीरीज में लगी होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और केबल के इंसुलेशन के लिए जो पेपर होता है उसको इम्प्रेग्नेटेड पेपर बोलते हैं भाई। ठीक है, वार्निश युक्त कैम्ब्रिज पेपर बोलते हैं, तो बी ऑप्शन करना। और किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार I5 में धारा का मान पूछा है। देखो ये 3 इनकमिंग करंट है, 10, 2 और 3 यानी 15 एम्पियर, और 4 एम्पियर जा रही है, तो करंट कितनी हो गई, 11 एम्पियर। सिंपल सा है दोस्तों, 2016 का पेपर है, यानी आज से 5 वर्ष पहले का पेपर। तो आज से 5 वर्ष पहले इसी तरह का आता था। धारा का औसत मान जो है वो RMS मान से सदैव क्या होता है, कम। औसत मान 0.637 होता है और RMS मान 0.707 होता है, तो साधारण सी बात है, कम ही होता है। अगला सवाल है, डीसी मोटर की गति कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं। तो थायरिस्टर का उपयोग करते हैं डीसी मोटरों की स्पीड कंट्रोल के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, पहले कई बार कर चुके हैं। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में किस तरह की मोटरें होती है। परिवहन साधनों में तो डीसी सीरीज मोटर होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ट्रैक्शन कार्य के लिए हमेशा डीसी सीरीज मोटर ही काम में लेते हैं। SCR के टर्मिनल पूछे दोस्तों तो एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, बड़ा सिंपल सा है। और डीसी मोटर का AC की तुलना में लाभ क्या नहीं है। देखो कम कीमत नहीं है लाभ, डीसी मोटर महंगी आती है AC की अपेक्षा। गति रेंज अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, अच्छा टॉर्क है, लेकिन महंगी आती है, वो सस्ती नहीं होती। AC मोटरें सस्ती होती है। और अगला है, थिम्बल्स का उपयोग कहाँ करते हैं। थिम्बल वगैरह होते हैं, लग बोलते हैं, केबल के आगे टर्मिनेटिंग के लिए लगाते हैं, लो वोल्टेज तक की काम में लेते हैं इसको। जब भी केबल में जॉइंट करना हो तो थिम्बल्स वगैरह लगा देते हैं और जॉइंट कर देते हैं। आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ की पहचान करें। बड़ा सिंपल सा है भाई, स्टेयर केस वायरिंग है, सीढ़ियों की वायरिंग हो जाएगी ना, 2 2-वे स्विच लगे हुए, ये लैंप लगा हुआ है, तो स्टेयर केस वायरिंग आ जाएगा। हिंदी में जीने का परिपथ बोलते हैं, डी उत्तर कर देंगे। आगे देखो सवाल, RL परिपथ में क्या होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, क्योंकि शुद्ध इंडक्टिव है नहीं। शुद्ध इंडक्टिव नहीं है तो करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज अंतर तो हो नहीं सकता।
यानी 90 से कम होता है, 0 से 90 के बीच बीच में फेज अंतर होता है, तो फिर क्या करेंगे, बी उत्तर करेंगे। धारा जो है वो वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे होती है। रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो शुद्ध सर्किट तो है नहीं, इसलिए 90 डिग्री तो लैग नहीं करेगा, ये कन्फर्म हो गया। ध्यान रखना 90 डिग्री वाला नहीं करना है फिर आपको। और आगे देखिए, स्विचिंग स्पीड के अनुसार घटता हुआ क्रम पूछा है, तो देखिए सबसे जो तेज़ स्पीड है ना वो पावर मोसफेट की होती है, और पावर मोसफेट से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। पावर मोसफेट के बाद आईजीबीटी की स्पीड होती है, फिर पावर बीजेटीआर, फिर एससीआर है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ज़रूर रट लेना। नो लोड पर सीरीज मोटर की गति पूछी है तो अनंत करेंगे, क्योंकि भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, इसलिए कोई भार नहीं है तो गति अनंत हो जाएगी। और इंडस्ट्रियल उपयोग में सामान्यतः कौन सी ऐसी मोटर है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर उद्योगों में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, इसमें और आगे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में कब होता है, तो सामान्यतः एक एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड में ही होता है, डी उत्तर कर देंगे इसका। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वह युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध पाया जाता है। देखो, नेगेटिव रेजिस्टेंस स्लोप बोलते हैं, एक पीक वैल्यू आती है जिसके बाद यूजेटी में धारा का मान घटने लग जाता है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस फील्ड जो होता है ना, या नेगेटिव रेजिस्टेंस रेजिन बोलते हैं, वो यूजेटी में पाया जाता है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, बी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है कि डीसी मोटर में स्टार्टर उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। बड़ा सिंपल सा है, स्टार्टिंग करंट को सीमित करना, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं डीसी मोटर स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ 0 होने के कारण और आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण, 1 ओम से भी कम होता है, इन दो कारणों की वजह से स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है। उस करंट को कंट्रोल करना होता है, इसके लिए हम स्टार्टर लगाते हैं। आर्मेचर के सीरीज में बाह्य प्रतिरोधक लगाया जाता है। अगला हमारा सवाल है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो देखो, पीएनपी है तो एमीटर होगा, बेस होगा और कलेक्टर होगा। होल जो है वो एमीटर से कलेक्टर की ओर जाएंगे, और होल्स की प्रवाह की दिशा कोई धारा की दिशा को माना जाता है, यानी इसमें एमीटर से कलेक्टर की ओर जाएगी। अगर एन पी एन होता ना तो फिर कलेक्टर से एमीटर की ओर होती। अभी अपना आंसर डी रहेगा, उत्सर्जक से संग्राहक की ओर धारा की दिशा होगी। नेक्स्ट हमारा सवाल, वल्केनाइजिंग जो प्रक्रिया होती है, VIR एक केबल होता है दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। तो रबर में क्या होता है कि सल्फर मिलाते हैं, और इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं। जिस तरह से गैल्वेनाइजेशन होता है ना, जिसमें हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं, वैसे ही रबर के साथ सल्फर मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको वल्केनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन रहेगा, सल्फर उत्तर आएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना है। वाइंडिंग में पिच का मान जो है वो वाइंडिंग के प्रकार पर डिपेंड करेगा। सिंप्लेक्स में 1, डुप्लेक्स में 2, ट्रिप्लेक्स में 3 और क्वाड्रप्लेक्स में 4 होता है। अब बात करें यदि प्लस माइनस की, तो वो डिपेंड करेगा कि वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव है कि प्रोग्रेसिव है। अगर प्रोग्रेसिव होती तो प्लस का 3, रिट्रोग्रेसिव होती तो माइनस का 3 पिच का मान रहता। ट्रिप्लेक्स लैप की बात हो रही है यहाँ पर। अगला सवाल है, डीसी मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं। तो साधारण सा क्वेश्चन है, डीसी मशीनों के ब्रश कार्बन के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों इकाई से अधिक किस में होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, वो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन होती है, और यही वो सबसे ज़्यादा कारण है, बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर या कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन को सबसे अधिक उपयोग में लेते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट 180 डिग्री के फेज अंतर पर है। कॉमन कलेक्टर में करंट गेन इकाई से अधिक होती है, और कॉमन बेस में वोल्टेज गेन इकाई से अधिक होती है। लेकिन कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन ऐसा है जिसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों इकाई से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर हमें पावर गेन भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि V/I करना होता है। तो सबसे अधिक हम कॉमन एमीटर विन्यास को इसीलिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है। अब इन्होंने ये तो नहीं लिखा कि किस में है, लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो सामान्यतः हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, और वो कॉपर लॉस के लिए होता है। और यदि बात करें आयरन लॉस के लिए तो फिर ओपन सर्किट टेस्ट होता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक आदर्श एम्पलीफायर जो होता है उसका शोर गुणांक कितना होता है। दोस्तों नॉइस फैक्टर का सवाल जो है वो दो बातों पर डिपेंडेंट रहेगा। सवाल में
आपसे नॉइस गुणांक ही पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर जो है ना वो डिपेंड करेगा कि दिया कैसे है। जब ऑप्शन डेसिबल में दे रखे हो ना तब तो उत्तर आएगा 0, और यदि फैक्टर्स के रूप में दे रखा हो तब उत्तर आएगा इकाई। यानी एक आदर्श एम्पलीफायर जो होता है वो बिल्कुल जो नॉइस होता है उसमें ना तो कोई वृद्धि करता है ना ही कोई कमी करता है। जैसे मान लीजिए कि इनपुट ध्वनि 10 डेसिबल की है तो इसकी आउटपुट ध्वनि भी 10 डेसिबल का ही होगा, तो शोर गुणांक जो है वो वास्तव में 0 डेसिबल हो गया। लेकिन यदि गेन के रूप में इसको देखा जाए तो इसकी इनपुट और आउटपुट जो है वो बराबर होती है, इसलिए शोर गुणांक का मान इकाई होता है। यानी ऑप्शन ध्यान रखना, जब डेसिबल में दिया हुआ है तो 0 करना, और वैल्यू के रूप में दे रखा हो तब आपको इकाई करना है। अब ये अपना उत्तर ए रहेगा जैसे डेसिबल दे रखा है। अगला सवाल है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है। तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको बाहरी सोर्स से हम उत्तेजित करते हैं, बाहर से डीसी देकर उत्तेजित करते हैं, इसीलिए इसको सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं। जो सेल्फ एक्साइट होते हैं उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है और उसके बाद में जो खुद की वोल्टेज वो जनरेट करते हैं उसी के द्वारा उनको एक्साइट किया जाता है। अगला सवाल है डीसी मशीनों में भिन्नात्मक पिच वाइंडिंग सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, ऐसा क्यों। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग उपयोग में क्यों ली जाती है। तो ईएमएफ अधिक मिलता है, हार्मोनिक्स वगैरह कम हो जाते हैं, इसके लिए अपन काम में लेते हैं। वैसे ही डीसी में तो हार्मोन्स स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, तो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो अधिक मिलता है, हमें प्राप्त होता है, इसके लिए भिन्नात्मक पिच वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से, ये पूछा। लॉजिक गेट दो तरह के होते हैं, बेसिक और यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। तो जो बेसिक गेट होते हैं उनमें तो आता है नोट गेट, और गेट और एंड गेट, जबकि नोर और नैंड जो होते हैं ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। अगला सवाल है डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान कितना होता है। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान 0। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ गति के समानुपाती है, स्टार्टिंग में गति 0, इसलिए बैक ईएमएफ भी 0 होता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक आईसी का प्रकार नहीं है। देखो दोस्तों, आईसी जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का एक प्रकार होता है, और आईसी ये इसका है थिक फिल्म टेक्नोलॉजी नाम की जो है वो आईसी नहीं होती, जबकि मोनोलिथिक, टेट्रालिथिक और हाइब्रिड नाम की आईसी होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल पीवीसी से क्या तात्पर्य है। बहुत सिंपल सा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पूरा नाम आप सभी जानते होंगे। तो बस दोस्तों यही थे 75 क्वेश्चन इस पेपर के। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। इसका एक पेपर और है, वो भी जल्दी सॉल्व करवा दिया जाएगा।